नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज थर्ड आई न्यूज़ में हम आपको मिलवा रहे हैं एक खास व्यक्तित्व से। बालाघाट की बिटियां हैं ये, नाम है इनका पायल लिल्हारे। और इनकी उपलब्धियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि वाकई में पायल लिल्हारे का ये सफ़र कितना मुश्किलों भरा रहा और इनकी जो सफलता है वो कितनी सुकून देने वाली है। पायल, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा कि आप बालाघाट की बेटी हैं, तो शुरुआत से हम आपके इस सफ़र की बात करें तो आपका जन्म कहाँ पर हुआ और किस किस तरह के फिर हालात आपके सामने आए? जी, मैं बालाघाट ज़िले के छोटे से गांव या कहा जाए वार्ड नंबर 4 देवटोला में जन्मी। और जब हमारा जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया। तो 2 माताएं हैं हमारी, उन्होंने ही हमें पाला पोसा और धीरे धीरे संघर्ष करते हुए मैं जो है आज आपके सामने उपस्थित हूँ। दर्शकों, आपको ये भी बताएं कि पायल निवाड़ी में सहायक प्राध्यापक पद पर अब पदस्थ हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पहले की जो कहानी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त हमारे ऐसे दर्शक हैं जो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्कूली जीवन की बात करें पायल, कहाँ स्कूलिंग हुई? जी, स्कूली जीवन मैंने सरकारी स्कूल देवटोला से ही अध्यापन किया। फिर उसके बाद जो है शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मैंने 6वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूलिंग की। इसके पश्चात मैंने शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पीएचडी की और बालाघाट के ही सरदार पटेल कॉलेज से मैंने बीएड भी किया। पायल, आपके परिवार के परिवेश के बारे में बताइए, किस तरह का आपका परिवार था और क्या कुछ सुविधाएं उस वक्त थी आपके पास? जी, मैं बहुत ही निचले तबके के परिवार से हूँ और चूँकि पिता की मृत्यु हो गई तो हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। दोनों माताएं थी और हम 4 भाई बहन छोटे थे, जो सभी लोग पढ़ रहे थे और बहुत ही छोटे थे। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत खेत था, उसी से हमारा जीवन यापन चलता था। बहुत ही आर्थिक तंगी से हमने अध्ययन अध्यापन किया और हमारे जो अशोक बोहने भैया हैं उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, तो एक दिशा मिलती रही कि पढ़ करके कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है। पढ़ने में किस तरह थी आप? पढ़ने में शुरुआत से ही मेरी बड़ी रुचि थी पढ़ने में। मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और हमेशा महाविद्यालय में भी जब मैं रही तो अपने गर्ल्स कॉलेज से और पीजी कॉलेज से बहुत सारी किताबें लेकर पढ़ने की मेरी बड़ी रुचि थी। नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करना ये मेरी रुचि थी। साथ ही साथ मैं जब से 9वीं 10वीं में थी तब से मैं अपने निचली कक्षा के बच्चों को भी शाम के समय पढ़ाती रही। तो ये मेरा क्रम था कि पढ़ने से ज़्यादा मैंने पढ़ाया। लगभग मैं जब तक बालाघाट में रही तब तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद बाहर जाकर भी मैं प्रयास करती थी कि मुझे पढ़ाने का अवसर मिले। जब मैं जबलपुर में गई तो वहाँ भी मैंने देखा, जब मैं नेट जेआरएफ हुई उसके बाद वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ पीएचडी करते थे, वो नेट जेआरएफ नहीं थे। तो वहाँ भी मैंने और मेरे पति ने मिलकर के साथ में वहाँ कोचिंग संस्थाएँ चलाई और हमारे पढ़े हुए बच्चे, आज मेरे साथ के मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 7 लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मध्य प्रदेश में कार्यरत भी है। तो बहुत सारे लोगों को हमने पढ़ाया, कई लोग हमसे प्रेरित हुए। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी रहती है कि मैंने जो पढ़ा, जो सीखा, जो जाना, वो दूसरों के भी काम आ सका। पायल, आप आज एक ख़ास मुकाम पर हैं। संघर्ष की हम बात करें तो जैसी आप कॉलेज पहुंची, आपने कहा कि मैं बहुत निचले तबके से बिलोंग करती थी। हमने आपका वो दौर भी देखा है जब आप चप्पल नहीं पहनती थी या आपके पास स्कूल ड्रेस में आप कॉलेज भी आती थी। उस एक समय को याद करें, क्योंकि उस समय को याद रखना भी अपने आप में एक आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। जी बिल्कुल। मैं अक्सर महाविद्यालय जब जाती थी तो मैं स्कूल ड्रेस में ही जाती थी। उसके पीछे थोड़ा सा रीज़न यही था कि मेरे पास बदलने के लिए नए नए ड्रेस नहीं थे। और चूंकि वहाँ फिर अगर आप एक दिन नया ड्रेस पहन के जाते हैं तो हर दिन आपको दूसरे ड्रेस पहनना है, नहीं तो फिर दूसरे लोग भी जो है बच्चियाँ ही टोक देती थी। तो मेरा ये था कि मैं स्कूल ड्रेस में जाऊँगी और मैं एक बड़ी स्वाभिमान के साथ जाती थी। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं था, मैं एक स्वाभिमान के साथ 2 चोटी मेरी हुआ करती थी। मुझे भी बड़ा अच्छा मुझे वो दिन लगता है और बड़े संघर्ष का दिन था, पर
अत्यंत ही मुझे कभी उस संघर्ष से कभी डर नहीं लगा और ईश्वर का साथ हमेशा रहा, हमारे शिक्षकों का साथ हमेशा रहा। तो उस दौर से मैं गुजरती रही और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। उस संघर्ष के दौर में कौन-कौन आपके साथ था? उन्होंने किस तरह आपको प्रोत्साहित किया? संघर्ष के दौर में मेरा परिवार तो मेरे साथ था ही, हालाँकि वो डाँटते रहते थे ये क्या करती रहती है, पर फिर भी उनका विश्वास था कि ये गलत नहीं करती। साथ ही सबसे ज़्यादा मुझे अगर मार्गदर्शन मिला तो अशोक भैया का मिला, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन में मैंने पढ़ा भी, स्कूल भी संचालित की और मैं कहती हूँ कि मेरे प्रेरणा मुख्य रूप से मेरी प्रेरणा अशोक भैया रहे। उसके बाद जो है ठाकुर सर है, प्रवीण भैया, बहुत सारे लोगों का मुझे साथ मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा और प्रोत्साहन मिलता रहा। उनके प्रोत्साहन से मेरे शिक्षकों का प्रोत्साहन मिलता रहा। यहाँ डॉक्टर संजय गुप्त सर थे जो कि अब नहीं हैं, उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला। उन्होंने हर प्रतियोगिताओं में मुझे खड़ा किया, बोलने का अवसर दिया। डॉक्टर गजेंद्र चौहान सर, वो भी अब नहीं रहे इस दुनिया में, पर वो भी मुझे पूरी चाबी दे देते थे कि जितनी किताबें आपको चाहिए, मैं बिल्कुल थैले भर भर के किताबें लाती थी और पढ़ती थी। तो मुझे अपने शिक्षकों का, अपने ग्रामीण लोगों का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला। जब मैं कोई काम करती थी तो लोग बड़ी निष्ठा रखते थे कि पायल काम कर रही है मतलब ये सही ही होगा। जब मैं किसी का भी काम लेकर किसी भी संस्था में जाती थी तो मुझे बड़ी प्राथमिकता के साथ मेरा काम करते थे कि ये काम लेकर के आई है मतलब कहीं ना कहीं सही ही काम होगा। तो इस तरीके का जो है सहयोग मुझे हमेशा लोगों का मिलता रहा। पहली जॉब कब की आपने और कैसे सपने थे मन में? क्या बनने की आकांक्षा थी? जी। मैं शुरुआत से ही चाहती थी कि समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। थोड़ा बहुत मुझसे जो सेवा कार्य बनता था, शरीर से हम जो सेवा कर सकते थे वो हम करते थे। उसके साथ ही मुझे हमेशा से लगता था कि मैं एक अच्छी शिक्षक हो सकती हूँ और उच्च शिक्षा का क्षेत्र मैंने चुना, क्योंकि जब भी मैं देखती थी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी चीज़ें देखती थी तो मुझे लगता था कि ये फील्ड है जिसको कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि 2006 में मैंने गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की अशोक भैया के मार्गदर्शन में। तब से ही मैं वहाँ पूरा स्कूल संभालती थी और बहुत सारी गतिविधियों को करती थी, पढ़ाती थी। तो पढ़ाने में मेरी एक विशेष रुचि थी। उससे पहले मैं सरकारी स्कूल में भी शाम को अशोक भैया के साथ पढ़ाती थी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को पढ़ाती थी। तो मुझे ये लगता था कि ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। शिक्षा, समाज और साहित्य, ये 3 चीज़ों में मुझे लगता है कि आज भी मेरे प्राण बसते हैं और ये 3 चीज़ों के लिए ही मैं काम करना चाहती हूँ। पहली नौकरी कब की? जी, पहली नौकरी तो मैंने अपने ही वार्ड नंबर 4 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 में भी मेरा चयन हुआ, मैं प्रावीण्य सूची में रही। इसके बाद नवोदय में मेरा चयन हुआ जो कि मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया। 2012 से मैंने रेलवे में नौकरी की लगभग 5-6 वर्ष और उसी दौरान मैंने शोध कार्य भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद मुझे बहुत सारी नौकरियाँ पीजीटी, टीजीटी में मिलती रही, पर मैंने उसको ज्वाइन न करके अपने समय को, कई बार मैंने 3-4 साल का समय लगभग जो है विदाउट पे लीव लेकर के केवल पठन पाठन में ही लगाया और वहीं से फिर मैंने साहित्य का ठीक ढंग से ज्ञान प्राप्त किया। कई सारी किताबें पढ़ी और एक पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक अच्छा वहाँ एक इन्वायरमेंट तैयार हुआ जिससे कि मैं अच्छा पढ़ सकी। उसके बाद फिर मैंने 2017 में छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में चयन लिया प्रावीण्य सूची में, उसमें भी 8वें स्थान पर रही और मैंने छत्तीसगढ़ में शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर कार्य किया। इसके पश्चात मैंने वहाँ से 3 साल नौकरी करने के बाद मेरा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में चयन हुआ और उसके बाद मैंने कानपुर में नौकरी ज्वाइन की। पर वहाँ फिर किन्हीं कारणों से मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में भी मेरा चयन हुआ था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयन हुआ था। तो फिर मैंने मेरे पति के निकटस्थ स्थल निवाड़ी ज़िले में सहायक प्राध्यापक पद को ज्वाइन किया और वर्तमान में उसी पद पर मैं कार्यरत हूँ और 4 लोग मेरे अंडर में शोध कार्य भी कर रहे हैं और विविध किताबों का लेखन और शोध कार्य को मैं बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हूँ। तो पायल, आपका ये जो सफ़र रहा बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन आपने
जो शिक्षा की डोर थी उसे नहीं छोड़ा, उसे थामे रखा और उस डोर ने आपको मंजिल तक पहुंचा दिया, है ना? साहित्य में आपके, जैसे आपने कहा कि शिक्षा, समाज और साहित्य में आपके प्राण बसते हैं। साहित्य सृजन की बात करें तो क्या-क्या पायल ने लिख दिया है? डॉक्टर पायल लल्हारे ने क्या-क्या रच दिया है? नहीं, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रचा है। एमए के दौरान मैं कविताएँ लिखती थी, तो कविताओं में मेरी बड़ी रुचि थी। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर आया, मैंने बहुत जगह प्रतियोगी परीक्षाएँ दी। ईश्वर की दया से चूँकि इस फ़ील्ड में मैंने बहुत अच्छा अध्ययन अध्यापन किया, तो मैंने जहाँ भी परीक्षा दिया मुझे सफलता प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद मैंने मुझे चूँकि मेरे छोटे बच्चे भी थे, तो मुझे लगा कि मौलिक लेखन से ज़्यादा कुछ कहानियाँ भी लिखी, पर मैंने प्रकाशित अभी तक नहीं करवाई। कुछ मौलिक नोट्स वगैरह भी किताब के रूप में मैंने लिखा है, क्योंकि कोचिंग पढ़ाते समय मैंने बहुत अधिक किताबों का अध्ययन किया, तो मैंने एक नोट्स जैसा भी बनाया जो कि नेट जेआरएफ के लिए बड़ा उपयोगी मुझे लगता है। और उस पर मैं काम कर रही हूँ, पर वो अभी जो है पूर्ण रूप से सफलता उसमें प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद मैंने संपादित काम किया। लगभग मेरी 12-13 किताबें विमर्शों पर आ चुकी है। चूँकि मेरा कार्य राष्ट्रीय चेतना पर था, तो राष्ट्रीय चेतना पर 1-2 किताबें हैं मेरी। और उसके बाद मैंने नारी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श के आईने में, प्रेमचंद जी के कथा साहित्य पर, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर जिनमें मेरी रुचि थी और जो वर्तमान में मुझे लगता है कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई, उस पर मैंने कई सारी संपादित किताबें निकाली है। एक कविता संग्रह भी मेरा जो है साझा संकलन प्रकाशित होने वाला है। जी। कुछ कविता याद आती हो पायल जो आप सुना दें हमें? कविताएँ तो बहुत सी थी, पर मुझे कुछ याद नहीं है। एक समय मैंने एमए के समय में लिखा था, मैं ढोती बोझा, तो वो कविता जो है उस समय लिखी थी मैंने, जब निराला जी की कविता मैंने पढ़ी थी, तो उससे मैंने ढोती बोझा, क्योंकि मैं खेतों में बड़ा बोझा ढोती थी। खेतों में जब काम किया जाता था, तो घर के सहयोग के लिए मैं 2-2 3-3 बोझे जो है ऊपर रख कर के करती थी, तो उस पर भी कविताएँ लिखी थी। 1-2 कविताएँ मैं देखकर ज़रूर कह सकती हूँ। हाँ, औरतों पर भी मैंने कुछ कविताएँ लिखी है। औरतें प्रतिपल कुर्बान करती है अपनी ज़िंदगी, और कुछ कविताएँ मुझे थोड़ी-सी अभी देखनी पड़ेगी, याद नहीं है, क्योंकि अभी मैं वर्तमान में शोध कार्य पर ज़्यादा महत्व दे रही हूँ। और मेरे विद्यार्थी भी 4 विद्यार्थी मेरे अंडर में शोध कार्य कर रहे हैं, तो मैंने शोध कार्य को अभी प्रमुखता से दिया है। वर्तमान में धीरे-धीरे मुझे लगता है कि जैसे-जैसे मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, तो मौलिक काम मैंने जो किया है उसको भी मैं प्रकाशित करने का काम करूँगी। पायल, आप अब विवाहित हैं, 2 बच्चे हैं आपके। ये भी अपने आप में एक मिसाल हमें कहनी चाहिए कि आप परिवार को, बच्चों को संभाल रही हैं, साथ ही अपने क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर रही हैं। कितना संघर्षों भरा, कितना चैलेंजिंग रहता है, कैसे संभाल पाती हैं सब? बहुत ही चैलेंजिंग भरा है। मैं तो मानती हूँ कि एक नारी का जो जीवन है, अगर वो कोई काम में लगी हुई है, कामकाजी महिला है, तो उसका जीवन बहुत ही कठिन होता है। एक-एक समय का बड़ा सदुपयोग करना पड़ता है। शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। सुबह से आप अपने बच्चों को तैयार करेंगे, फिर खाना-पीना, उनको स्कूल भेजेंगे। एक बच्चा छोटा है, उसको भी पूरा रेडी करेंगे। फिर आप टाइम पर 11 बजे महाविद्यालय पहुँचेंगे। फिर उसके बाद महाविद्यालय में भी इतनी सारी गतिविधियाँ हैं, क्योंकि मैं एनएसएस प्रभारी भी हूँ, एनसीसी प्रभारी भी, एनसीसी भी मेरे निर्देशन में वहाँ खुला है। तो बहुत सारे कार्यक्रम का प्रभार, प्लस हिंदी विभाग का प्रभार, अभी कई सारे सेमिनार, संगोष्ठियाँ, व्याख्यानमाला भी मैंने आयोजित की हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को समेटना, दिन भर काम करना। लोग 5 बजे के बाद जो है सोचते हैं कि निकलें, फिर भी बहुत सारे काम को निपटाना पड़ता है, क्योंकि अगर काम को नहीं निपटाएं तो घर में भी काम करने की फुर्सत नहीं मिलती। फिर घर जाके आप अपने पारिवारिक दायित्वों में लग जाते हैं, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे सो जाते हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना, फिर बच्चे सो जाते हैं, 11 के बाद फिर आपकी जो अपनी रुचि है, कि मान लो आपको लिखना है, शोध लिखना है, या अपने किताबों का काम करना है, या कविताएँ लिखना है, तो ये सब काम फिर मेरा 11 बजे के बाद होता है। वो कभी-कभी बहुत रात तक भी मैं काम करती रहती हूँ, पर आप कितने भी बजे रात तक काम करें, सुबह उठ करके आपका शेड्यूल फिर वैसा ही होता है। कई सारे सामाजिक काम भी जो छोटे-मोटे मुझसे हो सकते हैं, उनमें भी कोशिश करती हूँ कि अपनी सहभागिता निभाऊँ। ईश्वर ने अगर हमें काबिल बनाया है, कहीं न कहीं समाज के ही योगदान से हम इस काबिल बने हैं, तो प्रयास करती हूँ कि समाज में भी अपना थोड़ा बहुत योगदान देती रहूँ।
पायल, अब चूंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम का वक्त भी समाप्ति की ओर है, हमारे तमाम दर्शकों को, खासकर उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जिनको संघर्ष से आगे बढ़कर अपनी मंजिल जो पाने की लालसा रखते हैं? क्योंकि हमने ये बार बार ये कविताएं सुनी हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसका साक्षात उदाहरण पायल है इस वक्त हमारे साथ। क्या कहेंगे ऐसे युवाओं को? मैं ऐसे युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जहाँ तक मैंने जाना कि शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ आप मानसिक रूप से प्रबुद्ध होते हैं बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं, और दूसरों के लिए, खुद के जीवन को, खुद के व्यक्तित्व को तो आप निर्मित करते ही हैं, साथ ही साथ आप दूसरे को भी बना सकते हैं, समाज के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। तो हमारे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं उनसे वही कहूँगी कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य ऐसा हो जिससे आपका भी विकास हो और समाज का भी कल्याण हो, और उस लक्ष्य पर निरंतर आप मेहनत करें। क्योंकि जब मैं जब अपने कदम बढ़ा रही थी तो मुझे कुछ भी न रास्ता का पता था, न मंजिल का पता था, पर वो कारवां बढ़ता गया और मैंने निरंतर मेहनत किया। और मुझे आज लगता है कि मैं कोई भी काम, अगर मेहनत जिस भी काम में मैं करना चाहूँगी और सोचूंगी और उस पर प्रयास करूँगी, तो मुझे उम्मीद है कि उस काम को मैं कर जाऊंगी। और ऐसा ही सबके साथ होता है। जन्म लेना हमारे बस में नहीं होता, हम किसी भी गरीब घर में भी जन्म ले सकते हैं, पर हमारी मृत्यु कैसी होगी और हमारा जीवन कैसा होगा, ये हमारे हाथ में होता है। हम अपने जीवन को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। समाज में, दुनिया में बहुत संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। मैं तो बहुत छोटे मुकाम पर हूँ। इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी कर सकता है इंसान। पायल, हम आपके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग झूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जय हिंद। हमारे साथ ही सहायक प्राध्यापक निवाड़ी पायल लिल्हारे, बालाघाट में इनका जन्म हुआ था और इनकी सफलता की सारी कहानी हमने आप तक पहुंचाई। खास मुलाकात में कुछ ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको मिलवाएंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।